किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, इस मौसम को स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हेल्दी सीजन बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब ये होता है कि इस समय ना सिर्फ हमें शुद्ध हवा और पानी उपलब्ध रहता है, बल्कि खूब अच्छी सब्जियां उत्पादन करने का भी सही मौसम यही है। आप भी अच्छी सब्जियां खाएं, स्वस्थ रहें, और जब सब्जियां बाज़ार में लेकर जाएंगे तो आपकी जेब भी स्वस्थ रहेगी, ये उम्मीद की जाती है। किसान भाइयों, लेकिन सब्जियों का जो व्यवसाय है ये एक बड़ा नाजुक सा व्यवसाय है। आपको ना सिर्फ समय से बोनी करना होती है, बोनी के समय सावधानियां रखना पड़ती हैं, बल्कि पूरे समय में सब्जियों की परवरिश बहुत ही संभाल के, बहुत ध्यान से करना पड़ती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम शुरुआती दौर में जो परेशानियां आती हैं, जो सावधानियां रखने की ज़रूरत है, उस पर ज़रूर से ध्यान दे लें। आज यही सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे आज के मेहमान उद्यानिकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री DN धोटे साहब हैं। धोटे साहब का हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। धोटे साहब, हमने जैसे कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा सीज़न है, और विशेष रूप से चूँकि सब्जियों का मौसम कहलाएगा ये, कौन सी सब्जियां हमारे किसान भाई अच्छी तरीके से उत्पादित कर सकते हैं? देखिए, ये जो समय है ये रबी का समय है, और रबी के मौसम में जितनी भी सब्जियां हमारे सामने आती है उनमें से ज़्यादातर सब्जियां इस सीज़न में उगाई जा सकती है। आलू, मटर, पत्तेदार सब्जियां है, गोभी है, गाजर है, मूली है, जो भी सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक है, जैसा कि अभी आपने बताया ही है। स्वास्थ्यवर्धक न केवल मौसम है, बल्कि इस मौसम में आने वाले फल और सब्जियां भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, और किसान भाई इनको उगा करके न केवल स्वयं का स्वास्थ्य, बल्कि जन सामान्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें विपणन में, बाज़ार में उपलब्ध करा सकते हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा होगा, बल्कि आर्थिक रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसमें एक और बात है कि जो उद्यानिकी में या कृषि में हम एक फसल चक्र की बात करते हैं, तो फसल चक्र में जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए, मिट्टी का स्वास्थ्य सही रखने के लिए भी अलग अलग तरीके की सब्जियां और फसलों का इसमें चयन करना होता है। तो ये विकल्प इस मौसम में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हम यदि जड़ वाली फसलों की बात करें तो कंदीय फसलों में आलू है, प्याज है, लहसुन है, वो इस समय होता है। इसी समय मूली, गाजर, शलजम, ये भी इसी समय होता है। और पत्तेदार सब्जियां जो कि उथली जड़ वाली फसलें होती है, उसमें मेथी, पालक, चौलाई, लाल भाजी, ये इस मौसम में आने लगती है। उसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाढ़ गोभी ये इस समय आती है। तो धोटे साहब, अगर किसान भाई व्यावसायिक उत्पादन ना भी करे तो अपनी खेती के साथ साथ कुछ क्षेत्र में तो ज़रूर उसको एक गृहवाटिका लगाना चाहिए। निश्चित रूप से शासन की भी ये मंशा होती है कि किसान अपने, कम से कम अपने लिए तो सब्जी स्वयं उगा ले जी। और शहरी क्षेत्र में खासतौर पर गृहवाटिका, अब तो छत पर उद्यान लगाने की बात होती है, गमलों में उद्यान लगा रहे लोग, और शहर के चौराहों में भी, यद्यपि अभी उसमें सब्जियों का तो शुरुआत नहीं की गई है, पुष्प और हरियाली जो है चौराहों पर भी वर्टिकल गार्डन जिसे कहते हैं उसमें लगाने लगे हैं। उसका लाभ न केवल पर्यावरण को हरा भरा और स्वस्थ रखना है, बल्कि हमारे लिए हमारी इच्छा अनुरूप स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां, जिनमें कम से कम रासायनिक कंपाउंड यौगिकों का उपयोग किया गया हो और जो कम जहरीले हो, उनका उपयोग वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं धोटे साहब। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो सलाहें आप दे रहे हैं, ये ना सिर्फ किसानों के लिए हो, व्यवसायिक किसानों के लिए हो, बल्कि वो आम शहरी उपभोक्ता जो अपने घर में या किचन गार्डन में या अपने आसपास सब्जी उत्पादन करते हैं, उनको भी क्या सोचकर सब्जी उत्पादन करना चाहिए कि उनको एक नियमित रूप से, नियमित अंतराल से उनको सब्जी मिल सके, वो अपने घर पे बनी हुई सब्जी तैयार कर सकें। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जैसा कि मैंने आपको अलग अलग विकल्प सब्जियों के बताया, पत्तेदार सब्जियां है, जड़ वाली सब्जियां है, फल फूल वाली सब्जियां है, तो इनको लगाने का क्रम और उनका जो अंतर होता है
उसके बीच, चूँकि शहरों में किचन गार्डन की खास तौर पे जब हम बात करते हैं तो जगह एक बहुत ही सीमित होती है जी। और उस सीमित जगह में हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से सब चीज़ मिलते रहना चाहिए। इसका हमको जब अपन लगाते हैं फसलों का चयन करते तब उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम टमाटर बैंगन लगाते तो थोड़ी उसकी दूरी ज़्यादा होती है और पौधा जब बढ़ने लगता है तो उसको थोड़ा समय लगता है। इस बीच हम चाहे तो हरी धनिया उसके बीच में लगा सकते हैं, पालक के कुछ दाने उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पालक 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। और जब हम उसको उखाड़ के अलग करते हैं उस समय पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। कई लोग इस तरह से इसके बीच में मूली का उत्पादन करते हैं, क्योंकि मूली की पत्तियां और मूली की जड़ दोनों उपयोग में आती है साग भाजी के रूप में। तो मूली की जब खुदाई करते हैं तो जो दूसरी फसलें उसमें लगी हुई है उसकी जड़ों की विकास के लिए बहुत अच्छा तैयारी, बहुत अच्छी स्थिति उसमें बन जाती है। जी जी। तो ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी एक जो दोनों का समन्वय है, बहुत अच्छा समन्वय होता तो है। एक से अधिक तरह की सब्जियां और सही अंतराल रखते हुए अगर लेंगे तो बिल्कुल, आपको नियमित अंतराल से बिल्कुल। इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे सब्जियों के बीच में हमको पूजा पाठ के लिए फूलों की भी आवश्यकता होती है। तो गेंदे के पौधे यदि सब्जियों के बीच बीच में लगा दिए जाते हैं तो उसमें फूल तो मिलते ही है, साथ में जो सब्जियों में लगने वाले कुछ कीड़े हैं, कुछ रोग है, खासतौर पर निमेटोड, उससे सुरक्षा के लिए भी गेंदे के पौधों की जड़ों से स्राव करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। और सफ़ेद मक्खी जो कि खास तौर पे जो चोड़ा मोड़ा रोग फैलाने वाली होती है वो भी पहले गेंदे पर जाती है और फिर दूसरी सब्जियों पर जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम गेंदे की पौधे यदि लगाते हैं और उनसे हम फूल चुनते रहते हैं तो उन पर उसका असर होगा और अपनी सब्जियां सुरक्षित रह जाएंगी। हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि जहाँ बैंगन में आप गांठें देखते हैं और टमाटर में गांठें देखते हैं जड़ों में तो उन गठानों में नीमेटोड नाम का जो है एक पैरासाइट, सूत्रकृमि कहते हैं उसको हिंदी में, वो उसमें छुपा होता है और वो पूरे पौधे को नुकसान पहुंचा के आपकी फसल को भी प्रभावित कर सकता है। तो चाहे शहर की बात हो या गांव की बात हो, नीमेटोड से बचाने के लिए गेंदा सबसे सरल उपाय है। आपको फूल भी दे रहा है, शोभाकारी आपका पौधा भी है, आपकी पूजन में भी काम आ रहा है और साथ में जो है वो एक रक्षक के रूप में खड़ा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन डॉक्टर साहब जानना ही चाहेंगे कि किसान भाई गलती कहाँ करते चलते हैं सब्जी उत्पादन में, जिसको अब सुधार के वो शुद्ध अपना आय बढ़ा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में 10 प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं और हम प्रयास करके 10 में से 10 उत्तर देने का प्रयास करते, फिर भी नहीं आने के कारण या किसी कारणवश 2 प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण। तो उस स्थिति में हमें जो भी नंबर मिलेंगे वो 100 में से नहीं मिलेंगे, हमको केवल 80 में से मिलेंगे। ऐसे ही हम जब पौधरोपण करते हैं तो जो पौधों की संख्या होती है उन पौधों की संख्या को रोपण के बाद में 15 दिन 20 दिन के भीतर फिर से एक बार देख ले। जो पौधा वहाँ से ख़त्म हो गया है, मरना स्वाभाविक है, लेकिन जो पौधा ख़त्म हो गया, मर गया है, उसके स्थान पर दूसरा पौधा जरूर लगा दे, ताकि हमारी सारी की सारी पौध संख्या बनी रहे, जिससे उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़े। पहली बात है। उसकी भी पहली बात एक और मैं कहना चाहूँगा, खासतौर पे आमदनी की दृष्टि से, कि हमारी सब्जी बाजार में कब पहुँच रही है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते हैं जब मटर शुरुआती दिनों में आती है तो 80 रुपये और 100 रुपये किलो होते हैं। अभी मेथी की भाजी भी बाज़ार में काफ़ी महंगी बिक रही है और महंगे दामों पर, और यही आगे चल कर के 5 रुपये की जो गड्डी आती है लगभग उस तरह से माने काफ़ी कम दामों पर मिलने लगी। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम जो भी सब्जी व्यावसायिक दृष्टि से लगा रहे हैं उसको ऐसा समय, ऐसा शेड्यूल तैयार करें कि जब हम उसकी तुड़ाई करके बाज़ार में ले जाए तो उसके भाव हमको अच्छे मिले। तो हम अकेले खड़े हों, एक कहावत है ना, पहले जब मारे सो मीर। तो ये बात हिंसा की नहीं है, लेकिन बात यह है कि प्रतियोगिता में अगर आप आगे निकल जाते हैं तो आप ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं। या तो पहले जाओ या सबसे पीछे जाओ, जब सब बाजार उठ जाए तब हम अपना माल
प्रस्तुत करें और आपको अच्छे दाम मिल सकें। इसका एक उदाहरण और मैं बताना चाहता हूँ आपको। बैतूल जिले के आठनेर भैंसदई क्षेत्र में, आठनेर क्षेत्र में गुलदाउदी और दूसरे फूलों की खेती होती है और वो वहाँ से सीधा विपणन के लिए नागपुर क्षेत्र को पसंद करते हैं, नागपुर में भेजा जाता है। तो ये किसान भाइयों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है धोटे साहब कि अब जैसे लौकी की हम बात करें, लौकी लटकती हुई कितनी अच्छी लगती हैं और पूरी लंबी होती चली जाती हैं और हमारा उत्साह बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब लौकी में फलन हो जाए। कई बार तो फूल आते हैं, फूल तो 100 आए और बचा एक नहीं या कुछ ही बच पाए। हाँ, ये एक समस्या बहुत ही सामान्य समस्या है, सब दूर होती है जी। तो लौकी या कद्दू और ये जो सब्जियां हैं उनमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। अब जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ कभी भी, तो किसान भाइयों में एक वो आशंका हो जाती है कि सर नर मादा पहचानेंगे कैसे फूल जी? बहुत सरल पहचान है उसकी कि फूल निकलने के साथ में उसके साथ यदि छोटा सा करेला लगा हुआ है, छोटी सी लौकी दिख रही है, छोटा सा कद्दू दिख रहा है, तो वो फूल समझ जाइए कि वो मादा फूल है। और दूसरा फूल ऐसा जो फूल निकलता है और उसके साथ डंठल होता है लंबा, वो फूल नर फूल है। अब परागन के लिए दोनों फूलों का सामंजस्य होना आवश्यक है और ये भूमिका में, परागन की भूमिका में मधुमक्खियों के बहुत अच्छा भूमिका उसकी रहती है, रोल रहता है उनका। लेकिन लौकी के मामले में खासतौर पर ये होता है कि लौकी का फूल अन्य सब्जियों की तरह सुबह न खिल करके दोपहर पश्चात 3 से 4 बजे के लगभग खिलता है जी। और दूसरे दिन जब सुबह होती है तब तक कि वो बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें परागन के लिए मधुमक्खियों का लाभ नहीं मिल पाता है जी। तो इसी वजह से परागन नहीं होने के कारण छोटी छोटी लौकियाँ काली पड़कर सूखने की जो समस्या आप देखते हैं वो परागन नहीं होने के कारण होती है। तो धोटे जी, मतलब पति पत्नी का झगड़ा यहाँ भी होता है तो लेकिन क्या इस समस्या का ये समाधान भी हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा पौधे पास पास लगाएं? इसका तरीका ये है कि यदि हम जैसे किचन गार्डन की या घरेलू बागवानी की बात करें तब तो सीमित पौधे होते हैं, सीमित फूल होते हैं, तो आप नर फूल को तोड़ करके उसको मादा फूल के संपर्क में ला करके परागन कर सकते हैं। लेकिन यदि व्यावसायिक स्तर पर करना है तो निश्चित रूप से फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अब इसमें इथ्रेल जैसी हार्मोन्स का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए थोड़ा सा एक विराम ले लेते हैं धोटे साहब और इसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं अपने किसान भाइयों के। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री डीएन धोटे साहब से, जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं। धोटे साहब ने बड़ी काम की बातें बताई और अभी हमने चर्चा की थी कि लौकी में जो फल गिरने की समस्या होती है या फूल अवस्था से फल अवस्था तक जो कुछ ड्रॉपिंग होती है उससे कैसे बचा जाना चाहिए। लेकिन ये समस्या तो धोटे साहब अनार में भी बहुत आती है। मेरे तो अनार के सारे फूल झड़ जाते हैं, खिलते ढेर सारे हैं और फल तक नहीं पहुंच पाते। देखिए ये जिस तरह से बीमारियां मानव समाज में होती है और कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि एक तरह का व्यवहार रखने वाले लोगों में से किसी एक को बीमारी ज़्यादा होती है, किसी को नहीं होती है, तो ये एक अपनी अपनी प्रतिरोधक क्षमता और उनके पालन पोषण के लिए जो माहौल उनको मिल रहा है उस पर भी निर्भर करता है। अनार के मामले में गुच्छे में फूल लगते हैं, लेकिन जब उनका फलन होता है तो मुख्य रूप से एक फूल का फल अक्सर लगता है और शेष 2 फूल उसके झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ किस्मों में गुच्छों में जो आने वाले फूल है उसको सीमित संख्या में रख करके 2 और 3 फल भी एक साथ लगते हैं और उनका पोषण किया जाता है। इसमें खासतौर पर शुरुआती दिनों में, मतलब शुरुआती अवस्था में फूलों के गिरने की समस्या अधिक होती है और जब वो ठीक तरह से उम्र आ जाती है, जब वयस्क होते जाते हैं तो फिर जी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उनकी क्षमता फल धारण करने की बढ़ जाती है।
और तब उसमें फलन की इतनी समस्या नहीं आती है। यदि संतुलित पोषण पौधों का किया जाए तो फल गिरने की समस्या कम होगी। साहब बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं। हम चाहेंगे कि एक बहुत शॉर्ट नोट, छोटे छोटे वो बिंदु जो आम किसान सब्जी उत्पादकों को ध्यान रखना चाहिए। जी, अभी देखिए, एक तो इस समय शीतलहर की समस्या आएगी आने वाले समय में, तो उसके लिए ये निश्चित कर ले कि एक तो धुएं के लिए भूसा और कचरा इकट्ठा करके रख ले, ख़ास तौर पे उत्तर की दिशा में रखे और पश्चिम की दिशा में रखे। जी। और इसमें जब ऐसी आशंका लोगों को अपने अनुभव के आधार पर, और आजकल तो मोबाइल पर और दूरदर्शन पर इसकी बहुत सारी जानकारियाँ होती है, उन जानकारियों के आधार पर आप उसको धुएं का प्रबंध कर ले, सिंचाई कर ले, तो इसका बचाव आप कर सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था में यदि सब्जियों का उत्पादन आप अच्छा लेना चाहता है, ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो टपक सिंचाई का उपयोग कर ले। इससे भूमि की अवस्था अच्छी होती है और कम पानी में अच्छा, और कम पानी में। यहाँ एक बात और है कि कम पानी की बात केवल यदि करते हैं हम, तो किसान भाई कहते हैं हमारे पास पर्याप्त स्रोत है। बात पानी के बचत की है, और न केवल पानी के बचत की, बल्कि ऊर्जा, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, ये 30 से 40% तक की इसकी बचत होती है, और उत्पादन 20 से 30%, 40% तक बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लागत घटती है, आय बढ़ती है। निश्चित रूप से आपने बहुत बहुत अच्छा संदेश हमारे किसान भाइयों को दिया। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो भी आप ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें, और जो सावधानियाँ अभी हमने संक्षिप्त कार्यक्रम में अपने बताई हैं उन पर ज़रूर से ध्यान दें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है देखने का खबरें खेती। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। देश में गेहूं का रकबा 88 लाख हेक्टेयर पार, खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं, नाबार्ड जवाहर मॉडल को प्रदेश भर में फैलाएगा, चने में उकटा रोग का बचाव, पशुओं में खर्राटा रोग। और अब खबरें विस्तार से। देश में अब तक 260,66,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। गेहूं बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 88,86,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। चालू रबी में तिलहनों का रकबा तेजी से बढ़ा है। वहीं दलहनी फसलों की बुआई भी गत वर्ष की तुलना के समान हो गई है। इस रबी में 625.14 लाख हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 88.86 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो गई है, जबकि लक्ष्य 303.6 लाख हेक्टेयर रखा गया है। देश में तिलहनी फसलों का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। 77.38 लाख हेक्टेयर लक्ष्य की तुलना में अब तक 69.26 लाख हेक्टेयर में तिलहनी फसलें बोई जा चुकी हैं। देश की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 लाख हेक्टेयर अधिक है। अभी तक 65.21 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हो गई है। देश में मोटे अनाजों की बुआई जारी है। ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे प्रमुख मोटे अनाजों की बुआई 20.48 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। इसका सामान्य क्षेत्रफल 56.05 लाख हेक्टेयर है। इसके तहत मुख्यतः ज्वार की बोनी 14.24 लाख हेक्टेयर तथा मक्के की बोनी 3.39 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है। देश में दलहनी फसलों की बुआई अब तक 76.12 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि सामान्य क्षेत्र 146.14 लाख हेक्टेयर है। इसमें चने की बोनी अब तक 53.68 लाख हेक्टेयर में हो गई है। चने का सामान्य क्षेत्र 95.66 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार मटर की बोनी 6.67 लाख हेक्टेयर में एवं मसूर की बोनी 8.84 लाख हेक्टेयर में हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जाएं। जैविक खेती एवं दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत गठित मंत्री समूह की अंतर विभागीय बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों का अधिकाधिक निर्यात करने के लिए उत्पाद को बढ़ाएं, जैविक खेती के लिए माहौल तैयार कर किसानों को प्रोत्साहित करें, फसलों के उत्पादन एवं विक्रय के लिए गंभीरता से प्रयास करें, फसलों के विविधीकरण एवं सामाजिक वानिकी जैसे माध्यमों से उत्पादन को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर मंत्री समूह का प्रस्तुतिकरण तैयार करें।
इसके बाद निर्धारित कार्य योजना में किसानों को खेती करने के तरीके समझाएं। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने की कार्य योजना भी बनाई जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की टीम ने गत दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों, प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण किया और कृषकोन्मुखी जानकारी एकत्रित की। नाबार्ड की चीफ जनरल मैनेजर श्रीमती टी.एस. रजनीगेन ने जवाहर मॉडल में खास रुचि दिखाई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मोनी थॉमस द्वारा विकसित इस मॉडल में बोरे में मिट्टी भरकर 29 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। उन्होंने इस मॉडल को नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश भर में खासकर किसानों के खेतों तक ले जाने की बात कही है। कृषकों की आय को दोगुना करने अनेक कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। मृदा विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। उर्वरकों के उचित प्रबंधन और नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कर बिगड़ते पर्यावरण को सुधार सकते हैं। संचालक प्रक्षेत्र ने कहा कि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन रोजगार का जरिया बन सकता है। चने का उकटा रोग सामान्य रूप से आता है। उकटा रोग की फफूंदी मिट्टी में रहती है तथा साल दर साल पनपती रहती है। इस रोग के नियंत्रण के बजाय बचाव के उपाय अधिक कारगर हैं। इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके मिट्टी में छिपी फफूंदी को नष्ट करना चाहिए। बुआई पूर्व बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार हर वर्ष एक ही ज़मीन में चने की खेती नहीं करें। चने की रोग रोधी जातियां जैसे JG 315, JG 74, JG 11, JG 130, JG 16 भारती, JG 63, JG 322, विजय श्वेता, काकटू, BG 1053 इत्यादि ही लगाएं। चने के साथ अलसी की अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। 2 कतार चने के साथ 1 कतार अलसी की लगाएं। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर सीमित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी में डालें। इस प्रकार के उपायों से चने का उकटा रोग समाप्त होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। कभी कभी किसी पशु को विशिष्ट बीमारी होने से वह भी खर्राटे लेने लगते हैं। यह बीमारी सभी प्रकार के पशुओं में हो सकती है। इस रोग को ग्रामीण इलाकों में नाकाडी या घुरघुरी या स्थानीय बोली में अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस रोग का फैलाव विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होता है। इनमें लिमनिया जाति की लार्वा की बढ़वार होकर पानी में प्रवेश करते हैं। ऐसा दूषित पानी तंदुरुस्त पशु ने पी लिया तो उसे इस रोग की बाधा हो जाती है। यह जंतु पशु के नाक के नज़दीक की चमड़ी में प्रवेश करते हैं और वहां तेजी से पनपते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण खर्राटे जैसी आवाज़ आना है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।